नमस्कार, जय भीम। मैं ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे, दैनिक बहुजन सौरभचा मुख्य संपादक। बहुजन सौरभ यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत। इलेक्शनचं वारं जवळ येत आहे, सर्वीकडे लोक सतर्क झालेले आहेत आणि एकजुटीने ज्या ज्या पद्धतीने इलेक्शन याच्यापूर्वी झालेले आहेत त्याच्यावरती सर्वांचं लक्ष आहे। एक सुप्रीम कोर्टामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली आणि त्यांनी अनेक ठिकाणचे जे वोटर लिस्टमधले नावं कसे बोगस आहेत आणि हे कसं झालेलं आहे आणि इलेक्शन कमिशनला ज्यावेळेस चीफ जस्टिसनी बोलवलं चंद्रचूडच्या कोर्टात आणि ते काही बोललं नाही, म्हणजे गप्प राहिले। सांगायचं म्हणजे अत्यंत वाईट पद्धतीने छोटाची चोरी करून ऑर्गनाइज क्राईम करणे हा मोठा धंदा यांनी सुरू केलेला आहे आणि त्यामुळे या देशात काय होईल आणि कशा पद्धतीने चोऱ्या करतील याचा अंदाज नाही। परंतु सर्व लोक आज सतर्क झालेले आहेत। प्रत्येक बूथवरती यावेळेस CCTV लावतील, लोकांची आयडेंटिटी होईल। चोरी ज्या लोकांनी जर तिथे आयडेंटिटी नाही सापडणार नाही त्या लोकांवरती काही ना काही कारवाई करण्यात येईल। बंधूंनो, मागच्या वेळेसही मी पाहिलं अनेक त्या वोटर लिस्टमध्ये असं दिसलं की फक्त लोकांचं नाव आहे, रामा गोमा तिमा, पण पत्ता मात्र नाही। अनेक लोक जवळपास 25% तुम्हा सर्व लोकांची जबाबदारी आहे की ती तुम्ही सर्व लोकांना त्यांना कमिशनला किंवा सरळ कलेक्टरला पत्र लिहिणे की बा ह्या आमची वोटर लिस्ट आहे, त्याच्यामध्ये एवढे वोट ज्याच्यामध्ये पत्ता नाही हे जर तुम्ही लिहिलं आणि चीफ इलेक्शन कमिशनर गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राला जर तुम्ही लिहिलं तर निश्चितच काही ना काही प्रमाणामध्ये त्याच्यावरती आळा बसण्याची शक्यता आहे। एक आज अत्यंत महत्त्वाचा क्लिप आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत, ते म्हणजे ॲडव्होकेट माजी MP सुब्रमण्यम स्वामी। अत्यंत मोठं व्यक्तिमत्व आहे, संपूर्ण भारतात इंटरनॅशनल लेवलवरती त्यांना ओळख आहे त्यांची, अर्थशास्त्रज्ञ आहेत आणि त्यांचा हा व्हिडिओ अत्यंत स्फोटक आहे। मोदीच्या विरोधात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात हल्ला केलेला आहे। छोटासा व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही पहा, त्याच्यावरनं या देशाची आणि मोदीची आणि BJPची कल्पना तुम्हाला करता येईल। बघूया तो व्हिडिओ। मोदी जी को इकोनॉमी का ई समझ में आता है? नहीं, कुछ नहीं, ABC नहीं है, पता है वो। मैं तो जानता हूँ, मैं तो मोदी को 1972 से जानता हूँ। लेकिन इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? दुनिया तो देख रही है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है। ये हमारे इतिहास में कौन सी नई बात है। हिटलर भी झूठ बोलता था, स्टालिन भी झूठ बोलता था, माओ से तुंग भी झूठ बोलता था। सारे जो तानाशाही मंशा के लोग होते हैं वो डरते हैं सच बताने के लिए। क्या छुपा रही है मोदी सरकार अर्थव्यवस्था पर? ऐसा क्या छुपा रही है जो कि लोगों के बीच में जिसकी असलियत ना आ पाए? क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है? क्या ये मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ है? झूठ है, धोखा है, ये लोगों को बुद्धू बनाने की बात है और कुछ नहीं। और उसका सबूत क्या है? मैं ये जो कह रहा हूँ, मुझसे डिबेट करें, मैं BJP का ही हूँ तो मेरे साथ करें। आप क्योंकि खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा झूठ और धोखा है जो आपने कहा, उसके अगर 5 इंडिकेटर्स इस झूठ के अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी विफलता अर्थव्यवस्था में मोदी जी की क्या है, अगर 3 या 4 पॉइंट्स में मैं आपसे पूछूं तो वो क्या है सर? एक तो है रेट ऑफ जो प्रतिवर्ष विकास की जो बात करते हैं, 7% अभी कह रहे हैं। GDP ग्रोथ, GDP वही उसी GDP के आधार पर वो 4% है, ये झूठ है। दूसरा है कि देश में बेरोजगारी कम हुई है, वो झूठ है। अभी देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, मोदी जी तो और पावरफुल हो गए, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के वो हिंदू राजा बन गए हैं। और अब ये तो आपके दिमाग में बनी है, मैं तो ये अनुभव नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं आपने सुप्रीम कोर्ट में करार दिया।
और हमारे सब जगह में मीटिंग्स के लिए लोग बुला रहे हैं। तो बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी में सारे डरे हुए हैं, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा नहीं, आरएसएस सारे नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर तो रही। फिर सारे मत बोलो। हाँ, तो ज्यादातर लोग बोलो। आपको छोड़कर ज्यादातर हाँ, ठीक है, लोग ये बोलो। बिल्कुल हाँ, डरते ठंडे, हैं। हाँ। वो बोलते नहीं है मोदी के खिलाफ, हाँ, हाँ। आरएसएस बोलता नहीं है। हाँ। तो फिर मोदी को चुनौती कौन देगा? तो बड़ा अत्याचारी कौन है, मोदी या इंदिरा गांधी? नहीं, अत्याचारी का सवाल नहीं है। दोनों लोकतंत्र में भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं है या विश्वास नहीं है या आस्था नहीं है। दोनों ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि अगर मोदी कंटिन्यू करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर इस प्रकार से आप लोग कायर बनते रहेंगे तो यहाँ फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपकी कायरता से ये लोकतंत्र आज खतरे में है। हाँ, बिल्कुल, मोदी की मंशा, वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है। उसका कारण है मैं अभी झूठ बोला। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं। इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई ज़मीन नहीं लिया है, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। बट कौन सुनने वाला है? आप चाहते हैं 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने? ना, उसको नहीं बनने के लिए मैंने तो पब्लिकली में बोल दिया है। क्यों? नहीं, नालायक है। आज की परिस्थिति के लिए वो नालायक है। सोनिया गांधी नेता के कारण नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मोदी काल का अंत अब आ गया है? आज मैं तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, परंतु मैं इसको आने नहीं दूंगा। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। बजट के ठीक पहले सबको ये चिंता होती है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है आखिर वो पटरी पर है या नहीं है। बहुत सारे कारण हैं ये इस बात को कहने के लिए कि पटरी पर ये अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन एक नया शगुफा मोदी सरकार ने फेंका है। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जो कि ये कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाएगा और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो अगले 3 साल में बन जाएगी। अब इस चीज़ पर कैसे विश्वास किया जाए? बजट के ठीक पहले ये रिपोर्ट आई है, क्या ये एक नया शगुफा है? इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी सरकार के लिए परेशानी बन सकते हैं, लेकिन न इस पर गोदी मीडिया बात करता है, न बीजेपी के लोग बात करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक बीजेपी के अंदर रहकर हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने चुनाव आयोग की धांधली और ईवीएम हैकिंग को लेकर सवाल क्या किया? भरे कोर्ट रूम में सीजेआई चंद्रचूड़ के ठीक सामने चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई, जवाब देते तक नहीं बना और दूसरे ही पल खबर निकलकर सामने आई कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से 1.66 वोटर्स को हटा दिया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम अब वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चौंकिए मत, ये खबर है और इस खबर ने बवाल कर दिया है। तो क्या खबर है? खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए, इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव से पहले ईसी ने वोटर लिस्ट से उड़ाए 1.66 करोड़ नाम। सुप्रीम कोर्ट में दिया लेटेस्ट ब्यौरा। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकीलों ने याचिका दाखिल की है कि सुनवाई की जाए कि किस तरीके से चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, किस तरीके से ईवीएम हैकिंग के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए वोटिंग करवाई जा रही है। इसी बीच जब चुनाव आयोग से सवाल किया गया तो खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने लेटेस्ट ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है और कहना है कि हमने तो 1.66 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से हवाला दिया गया है कि ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर कि प्रदेश में मौजूद नहीं है, इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से इनके नाम हटा दिए गए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर नाम ही हटाने थे तो पहले क्यों नहीं हटाए गए? जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है, सीजेआई चंद्रचूड़ खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरोप लगा रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटिंग करवाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि हमने तो 1.5 करोड़ नाम हटा दिए, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल डुप्लीकेट वोटिंग को लेकर कैसे फंस गया है चुनाव आयोग, मैं आपको डिटेल में बता
बताती हूं। अगर डुप्लीकेट वोटर्स की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का कहना है कि डुप्लीकेट वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये लाखों की संख्या में है। ये वो वोटर्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग करते हैं, मध्य प्रदेश में भी वोटिंग करते हैं, राजस्थान में भी वोटिंग करते हैं। और तो और चुनाव आयोग जो फेजेस में वोटिंग कराता है, उन अलग अलग फेजेस में जाकर यही वोटर्स कई बार वोटिंग करते हैं और इनकी संख्या सैकड़ा या फिर कि हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में है। और इसी के आधार पर धांधली की जा रही है, वोटों की डुप्लीकेसी की जा रही है। और इसी पर चुनाव आयोग के लेकर जब याचिका दाखिल की गई तो सीजीआई चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई की मांग की गई और सीजीआई चंद्रचूड़ सुनवाई कर भर रहे थे। ब्यौरा मांगा गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हटा दिए हैं। फिलहाल ये डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, उन्होंने क्या फैक्ट पेश किए हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में ही जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर सवाल किया तो चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई। नेहमीप्रमाणे आम्ही बुद्धाची एक क्लिप तुम्हा सर्व लोकांना सांगत असतो। अत्यंत एक घटना अशी असते बुद्धकालीन की राहुल हा लहानपणापासूनच सिद्धार्थाकडे अट्रॅक्ट होतो आणि तो स्वखुशीने तो सिद्धार्थासोबत त्याच्या आश्रमात त्याच्या विहारात निघून जातो। त्याचे आजोबा शुद्धोदन आणि यशोधरा आणि हे सर्व त्यांच्याकडे येतात आणि त्यांना विनंती करतात की कमीत कमी एखाद्या लहानशा मुलाला ज्यावेळेस तुम्ही दीक्षा देता तर त्याच्या आईवडिलांची संमती करायला पाहिजे। आणि त्यावेळेस बुद्ध जे उपदेश देतात, बुद्ध ते सांगतात की मी जो मार्ग शोधून काढलेला आहे हा याच्यापासून माझ्या घरचे लोक वंचित कसे राहतात। एक सुंदरसा व्हिडिओ तुम्हाला आवडेल तो बघूया आपण बुद्धकालीन। तो व्हिडिओ अत्यंत सुंदर आहे, चला। ये तुमने क्या किया पुत्र? मैंने नंद को केवल एक महाभिक्षु बनने की अनुमति दी थी और तुमने मेरे पौत्र राहुल को भी भिक्षु बना दिया। एक क्षण नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। जब तुम सन्यासी बनकर घर त्याग कर चले गए, मैंने अतः वेदना और कष्टों में दिन काटे। तुम तो सर्वज्ञानी हो, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का दुख तुम अवश्य भाप लोगे। मैं सांसारिक हूं, मेरे लिए पिता, दादा, पौत्र सब रिश्तों का महत्व है। एक विनती है तुमसे, भविष्य में किसी अबोध को दीक्षा देने से पूर्व उनके प्रियजनों की आज्ञा अवश्य लेना। पिताश्री, जब राहुल ने मुझसे दीक्षा लेने का आग्रह किया तो मैं पिता होते हुए भी एक क्षण को विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा स्वयं चुना हुआ है पुत्र। इस मार्ग पर केवल दो ही भूल हो सकती। एक, इस मार्ग को पूरा तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही नहीं करना। परंतु राहुल ने अपना पहला पग तो रख ही दिया है। मेरा मार्ग कोई संगठन नहीं,
मेरा मार्ग कोई सिद्धांत नहीं, मेरा मार्ग केवल स्वयं की अनुभूति है, स्वयं का अनुभव। परंतु तुम्हारी जीवन की अनुभूति हमसे विभिन्न कैसे? क्योंकि मेरी निद्रा टूट गई, मैं अपने जीवन को जागरूक होकर जी रहा हूं। मैं अपने जीवन को हर क्षण में केंद्रित हो उसके चमत्कारों को देख रहा हूं। मेरे अंदर में ना तो कोई पिपासा है, ना ही कोई भय। तुम मुक्त हो, स्वच्छंद हो। पिताश्री, जीवन की इस पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग जिसे मैंने खोजा है, इससे मेरे ही परिवारजन अछूते रह जाएं। यदि राहुल और नंद इस पथ पर चलेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो परम ज्ञान का अनुभव स्वयं करेंगे। और यही परम ज्ञान मेरा उत्तराधिकार है, जिसे मैं बिना भेदभाव के सबको दूंगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए दो भूल हो सकती है। पहला, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही ना। नेहमीप्रमाणे आज आम्ही बौद्धन सौरभचा आमचा जो अंक आहे 7 तारखेचा 7 फेब्रुवारीचा अंक, तो तुम्हाला थोडक्यामध्ये त्याच्या ब्रीफ आम्ही करू। मी या यूट्यूबसोबत एक PDF पाठवत असतो, त्याच्यामुळे तुम्हाला तो वाचायला फार इझी होईल। आजच्या महत्त्वाच्या बातम्यांमध्ये आम्ही लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्या। यापूर्वी तुम्हाला माहिती असेल की 370 कलमाच्या अंतर्गत जे मॉडिफिकेशन झालं आणि त्याच्यामध्ये लडाख याला पूर्णस्व राज्याचा दर्जा देण्याचं कबूल केलं, पण आज अजूनपर्यंत त्याच्यात मात्र अंमलबजावणी झालेली नाही। लडाखमध्ये सारखा बर्फ आणि थंड हे असते। इवन हाडं गाठवीने म्हणजे गोरठे होतील इतकी थंडी असताना तिथे लाखो लोक जनता रस्त्यावरती आलेली आहे आणि रस्त्यावरती त्यांचा उपोषणाचा करतायत। अशा पद्धतीची ती बातमी आम्ही पान 1 वरती लावलेली आहे। एक तुम्ही आत्ताच मी थोड्या वेळापूर्वी व्हिडिओत सांगितलेलं आहे, तुम्ही मतदार यादीमधनं काय घोटाळा झालेला आहे। मतदार यादीतून तब्बल 1.66 कोटी म्हणजे 2.25 कोटी मतदानं त्याच्यामध्ये फेरफार केल्याचं इलेक्शन कमिशनच्या लक्षात आणलेलं आहे। सुप्रीम कोर्टाने इलेक्शन कमिशनला बोलवलं, त्याच्यामुळे मोठी धांदल होण्याची शक्यता निर्माण होती। आता लोक कमीत कमी तिथे वाचतील। तहसीलमधून चक्क EVMची मशीन चोरीला एक खासगड लोकसभा एक महाराष्ट्राची बातमी आहे। त्याच्याच बाजूला एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आमच्या महाराष्ट्राची आहे, ती म्हणजे निवडणूक आयोगाचा निकाल। अजित पवार गटच खरा राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष। तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस हा फक्त शरद पवारांनी वाढवला, त्यांनीच घडवला आणि त्यांनीच वाढवला, आणि निवडणूक आयोगाने मात्र उलटा निकाल दिला। त्याच्यामुळे सर्वीकडे थोडा हाहाकार झालं, त्याच्यामुळे सर्व लोक गंभीर झालेत। बाजूला आज आमचं एक जयंत पाटलांचं एक मोठं विधान आलं की पवारसाहेब जिथे उभे राहतील तिथे पक्ष उभा राहील। बरोबर आहे, कारण सर्व करता धरता माणूस ज्याला ओळख आहे आणि कोणीतरी दुसऱ्यांनी येऊन त्यांनी हे करावं, पक्ष हिसकून घेऊन जावा, अशी घटना होऊ नये। त्याच्या शेजारी आज आम्ही बातमी लावलेली आहे, जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक नशेत। एक औरंगाबादची बातमी आहे, ती आम्ही दिलेली आहे। फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट भोपाळच्या जवळ, एक त्याच्यात 53 जण जखमी झाले। त्याच्याच खाली आज आम्ही महत्त्वाची बातमी म्हणजे तर आरक्षणावरील 50% मर्यादा हटवणार राहुल गांधी, जी आज इंदिरा वर्सेस ऑफ युनियन ऑफ इंडियामध्ये जे त्यांनी 50%ची जी अट टाकलेली आहे, समजा तर ती अट जर काढली असती तर आज मराठ्यांचा मार्ग हा एकदम क्लिअर झाला असता आणि OBCच्या याच्यातनं हिसकून घेण्याची त्यांना गरज नव्हती। परंतु ते न झाल्यामुळे आज राहुल गांधीला निश्चितच त्याच्या याला महत्त्व आलेलं आहे।
राज्यसभेत इंग्रजीतून प्रश्न विचारताच राणे गडबडले, दिले भलतेच उत्तर, भाजपा खासदारांनीच आणले अडचणीत. एक सुंदरशी बातमी आहे. ह्याच्याच खाली आज आम्ही कोराडीतील राख बांधाऱ्याच्या आतील पाण्याचा बांधारा फुटला. जिथे राख मोठ्या प्रमाणामध्ये, तिथे थर्मल पॉवर असल्यामुळे कोळशाची राख मोठ्या प्रमाणामध्ये निघते आणि त्याच्यात दर आठवड्यामध्ये 10-10, 20-20 ट्रक राख तिथून घेऊन जातात. परंतु JCPच्या धक्क्याने काहीतरी हे झालं आणि तिथे तलावाचं रूपांतर आलं आणि 8 मोठमोठाले ट्रक आतमध्ये बुडालेले आहेत. मंत्रालयात गुंडांकडून सील्सचे शूटिंग, वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल, हीच का ती मोदीची गॅरंटी. तुम्हाला माहिती असेल की शिंदेंना भेटायला एक पुण्यातला कुख्यात गुंड निलेश घायवळ हा आला आणि त्याची भेट घालून तिथे एक शूटिंग करण्याचा एक मोठा प्रकार उघडकीस आला. अत्यंत खेदजनक बातमी ती आज आम्ही पान 1 वरती घेतलेली आहे. आज बघूया पान 4 वरती. फॅसिस्ट झालेला फॅसिस्ट सत्तेचा पराभूत करण्यातच सामान्य जनतेचे स्वातंत्र्य अबाधित. प्राध्यापक घनश्याम धाबर्डे. आम्ही सारे आंबेडकरवादी चर्चासत्रात मी पण होतो तिथे एक वक्ता म्हणून, आणि तिथे आमचे जे अध्यक्ष होते प्राध्यापक घनश्याम धाबर्डे यांचे उद्गार आज आम्ही त्याच्यात छापलेले आहेत. त्याच्यात शेजारी फेलोशिपसाठी मुंबईत आंदोलन, PhD फेलोशिपसाठी मुंबईत आंदोलन. त्याच्या शेजारी सफाई कामगारांच्या विविध मागण्याचे विषय तातडीने पूर्ण करा, डॉक्टर इटनकर. PP यांचा अध्यक्षतेखाली 6-9 फेब्रुवारीला एक बैठक. एक त्याच्याच खाली आज आम्ही बातमी घेतली मूकनायकची पत्रकारिता भारत घडविणारी भूपेंद्र गणवीर. त्यांनी सांगितलेलं आहे की मूकनायक बाबासाहेबांनी 1920 साली सुरू केली. आज त्याची सर्वांना गरज वाटते आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात बाबासाहेबांची मुवमेंट सक्सेस होऊ शकली. मूकनायकने मुक्त अवस्थेला बोलते केले डॉक्टर सत्येंद्रनाथ चव्हाण. आज 104 वर्ष झालेले असतील. 31 जानेवारी 2020 साली हे वर्तमानपत्र मूकनायक सुरू झाला आणि त्याच्यानं ज्या पूर्ण समाजाला जी दिशा दिली ते खरंच त्याच्यामुळेच हे सर्व उद्धार होऊ शकला, अशा पद्धतीची ती बातमी आहे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार अपेक्षा आदिनाथ शामकुवर यांना जाहीर. अपेक्षा आदिनाथ शामकुवर हिला तो मिळालेला आहे. मानकर गुरुजीचे जीवन प्रेरणादायी. संजय शेंडे गुणवंता यादीत संगीत टावर अवॉर्डचे गौरव. आज नागरिक दक्षता समिती उत्तर नागपूरतर्फे सदस्यांची वाढदिवस साजरे. टेकआउट्स गार्डन येथे आज महान श्रीरत्नांना अभिवादनोत्सव. एक त्याच्याच खाली आज आम्ही महत्त्वाची बातमी घेतलेली आहे. नवोदया वकिलांसाठी निरंतर कायदेविषयक शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यशाळा भंडारा इथे झालेली आहे. मुंबईचे सर्व चीफ जस्टिसपासून सर्व तिथे पोहोचले होते आणि लोकांना चांगलं मार्गदर्शन झाल्याचं सर्व बातमी आमच्याकडे आलेली आहे. बहार फाउंडेशनच्या सिकलसेल रोग व बोने मिनरल डेन्सिटी निदान शिबिराला उत्तम प्रतिसाद. अनेक लोक आले. नागपूरचीच बातमी होती. याच्या शेजारी आम्ही छोटीशी बातमी घेतलेली आहे. 38 रेती घाटांसाठी 11 रेती डेपो कार्यान्वित. जे रेती चोरांचा मोठा माफिया इथे निर्माण झाला होता त्यासाठी सरकारने तो पुढाकार घेतला. आता सर्वांना 600 रुपये प्रति फूट याप्रमाणे रेती उपलब्ध होईल अशी ग्वाही जिल्हा कलेक्टर यांनी ती दिलेली आहे. आज बघूया पान 2 वरती. आज आमचा अत्यंत महत्त्वाचा अग्रलेख. आज रमाईची जयंती आहे. सर्वांना अभिवादन. मातोश्री रमाई आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन सर्वांना बहुजन सौरभकडनं. रमाई आंबेडकर यांचे मोठेपण, मनाची श्रीमंती आणि आईची माया याच्यावरती एक सुंदरसा आज आम्ही अग्रलेख लिहिलेला आहे. वाचनीय आहे, वाचा. केंद्राने त्याच्या शेजारी इजेड खोब्रागडेंचा एक छोटासा एक लेख आहे. केंद्राने बजेट 2024-25 शोषित वंचितांना निराश करणारे एक सुंदर आहे. बौद्धांचे आरक्षण आणि स्वसन्मान चळवळ एक आमचे अनिल वैद्य यांनी तो लिहिलेला एक सुंदरसा लेख आहे. अत्यंत वाचकीय आहे. सर्वांनी वाचावा अशी मी तुम्हाला आग्रह करतो. आज त्याच्याच खाली एक धम्मपद श्रेष्ठ होय. आज आमचे मित्र देवीदास राऊत हे सातत्यानं बुद्धिझमवरती लिहित असतात. आज त्यांचा धम्मपद किती श्रेष्ठ आहे
त्याची सर्व एक सुंदरशी एक कथा देवीदास राऊत यांनी लिहिलेली आहे. आज बघूया 3वरती सर्व रमाई स्वाभिमानाची महिलेची संस्कार गाथा. आज मातोश्री रमाईच्या जयंतीनिमित्त आज आम्ही विशेष तो अंक काढलेला आहे आणि त्याच्यात खाली सरिता सातारडे हिचा तो लेख आहे. अत्यंत वाचनीय चांगला लेख आहे. माता रमाई आणि विचारांची प्रासंगिकता रेखा अशोक धमगाय यांचा सुंदरसा लेख आज आम्ही या 3वर दिलेला आहे. आणि रमाई झाली राजू बोरकर यांचा एक सुंदरसा लेख आज आम्ही त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. बंधूंनो, बहुजन सौरभ हा सातत्यानं बाबासाहेब बुद्ध यांचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचवणे हाच एक त्यांचा उपक्रम आहे. त्यामुळे माझी अशी विनंती आहे की जास्तीत जास्त बुद्धिस्ट जेवढे कोणी तुमच्या संपर्कात असतील, वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये असतील, तर त्यांना आमचा यूट्यूब आणि PDF निश्चित पाठवा. लोकांना या पेपरचा निश्चितच उपयोग होईल. काही लोकांना काही आमचे चांगले लेख जमा करून ठेवता येईल. वेळोप्रसंगी त्यांना अभ्यास होईल, वाचता येईल, लोकांना सांगता येईल. अशा पद्धतीने हा आमचा यूट्यूब चॅनल आणि बहुजन सौरभ आमचं नियमित सुरू राहील. तोपर्यंत आम्ही भेटूया 8 तारखेला. तोपर्यंत नमस्कार. जय भीम.